हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं भारतीय जलवायु को। कल की क्लास में लास्ट क्लास में हमने देखा था कि भारतीय जलवायु को कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, और हमने ऐसे 8-10 कारकों के बारे में चर्चा की थी कि ये किस तरीके से प्रभावित करते हैं, और भारतीय जलवायु के संबंध में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमने ली थी। हमने ये जाना था कि भारतीय जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यदि आपको प्री में इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय जलवायु निम्न में से किस प्रकार का है, तो वहां पर आपको ये ऑप्शन पे टिक करना होगा, क्या? भारतीय जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब हमने ये भी देखा था कि कैसे 23.5 डिग्री से ऊपर होते हुए भी ये पूर्ण रूप से उष्णकटिबंधीय है। हमने हिमालय के प्रभाव को समझा था और इस तरीके से चीजों को हमने रिलेट किया था। हमने संपूर्ण भारत को उष्णकटिबंधीय सिद्ध किया था हिमालय के कारण। ठीक है, तो आज की क्लास में अब हम लोग अध्ययन करने वाले हैं किसको? हम लोग पढ़ने वाले हैं मानसून को। भारतीय मानसून के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं मानसून होता क्या है, और जब हमें मानसून समझ में आने लगे, जब ये शब्द समझ में आने लगे, तो हम जानेंगे भारतीय मानसून को कि आखिर ये भारतीय मानसून है क्या। ठीक है, ऐसा नहीं कि भारत का भूगोल पढ़ा रहे हैं तो हम क्या है भारतीय मानसून शब्द का प्रयोग कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो, भारतीय जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, जिसमें मानसून जो शब्द है, ये मानसून मतलब कि होता क्या है? मानसून का मतलब होता है कि ये आवर्ती पवने हैं। मानसून क्या है? मानसून वास्तव में क्या है? ये आवर्ती पवने हैं। आवर्ती पवनों से क्या तात्पर्य है भाई? अच्छा, अगर आप किताब ओपन करेंगे तो वहां पर ना किताबों में आपको एक चीज लिखा होगा कि मानसून अरबी भाषा के एक शब्द मौसिम से बना है, ऐसा कुछ लिखा रहेगा वहां। मानसून अरबी भाषा के एक शब्द मौसिम से बना है, और इस मौसिम का तात्पर्य है मौसम के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन। यही बात है आवर्ती। आवर्ती मतलब कि क्या? प्रोग्रेसिव। तो भाई आवर्ती या परिवर्तन किस में होगा? परिवर्तन किस में होगा? प्रोग्रेस किस में होगा? जो क्या करे? अपनी दिशा को बदलता रहे, अपनी दशा और दिशा को बदले। तो उसी प्रकार से हम मानसून के लिए कहते हैं कि मानसून आवर्ती पवने हैं। आवर्ती पवने अर्थात वह जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन करे, ऐसी पवने क्या हैं? मानसूनी पवने हैं। ठीक है, ऐसी पवने क्या है? मानसूनी पवने हैं। अर्थात मानसूनी पवने वे पवने हैं जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। यह अरबी भाषा का शब्द मौसम से लिया गया है। ऐसी चीजें आप किताबों में देखेंगे। चलिए ये समझते हैं मानसून किस प्रकार से क्या है भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है, और इसकी उत्पत्ति के संबंध में हम लोग कुछ बातें करेंगे। कुछ इनके उत्पत्ति संबंध में, विकास के संबंध में बातें करेंगे। ठीक है, अच्छा, मैंने अभी कहा कि मानसून जो है आवर्ती पवने हैं, तो हमें यहाँ पर पवनों के बारे में एक चीज जाननी जरूरी है। वास्तव में भारतीय जलवायु के अध्ययन के लिए या मानसून के अध्ययन के लिए, चूंकि एक आवर्ती पवन है, तो केवल आवर्ती पवनों को जानने से कुछ नहीं होगा। हमें वायु समझना होगा, हमें हवाओं को समझना होगा। अरे सर क्या बोल रहे हो? पवन, हवा, वायु ये तो सब एक ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हिंदी की कक्षा में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं जरूर आपके लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करूंगा कि हाँ भाई, हवा का पर्यायवाची बताओ, वायु, पवन। वो हिंदी कक्षा है, अभी आप भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में आप देखेंगे ऐसी पवने जो क्षैतिज रेखा में क्या करें? गमन करें, वे कहलाती पवन। ठीक है, ऐसी हवा जो क्षैतिज रेखा में गमन करे वो पवन कहलाती है, और जब वो ऊर्ध्वाधर क्या करती हैं? गमन करती हैं, ऊर्ध्वाधर गमन करती हैं, तब वो कहलाती हैं हवा, सॉरी वायु। जब वो ऊर्ध्वाधर गमन करती हैं तो कहलाती हैं क्या? वायु कहलाती हैं। ठीक है, अब स्थिर है तो हवा है, स्थिर है तो हवा है, क्षैतिज जा रही तो पवन है, ऊर्ध्वाधर आ रही है तो वायु है। और इस वायु और पवन के अध्ययन को हम लोग सम्मिलित रूप से कहते हैं वायुमंडलीय परिसंचरण। ठीक है, हम लोग इस संपूर्ण परिसंचरण को अध्ययन करेंगे कि इस भारतीय जलवायु में इस वायुमंडलीय परिसंचरण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसको देखेंगे। तो वायुमंडलीय परिसंचरण को अध्ययन करने के लिए हम लोग ये जानेंगे कि ये जो पूरा वायुमंडलीय परिसंचरण है, इसको 3 रूप में बांटा जाता है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, वायुमंडलीय परिसंचरण हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, इसे 3 रूप में बांटा जाता है। सबसे पहली चीज तो वायुमंडलीय परिसंचरण के प्रथम हिस्से में आएगा, हमारे पास में है प्राथमिक। ठीक है, वायु और पवन दोनों को ही हम लोग मिला करके अध्ययन करेंगे। तो प्राथमिक में हमारे पास में यहां पर होगा एक तो भूमंडलीय पवने, और दूसरा हम लोग देखेंगे यहां पर जेट स्ट्रीम को। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे? जेट स्ट्रीम को देखेंगे। तो मैं लिखते भी चलता हूं,
प्रथम हम लोग देखेंगे क्या, भूमंडलीय पवने, और द्वितीय रूप में हम लोग यहां पर देखेंगे क्या, यहां पर जेट स्ट्रीम। अब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि किन किन बातों को आपको जानना जरूरी है, क्योंकि मैं भूमंडलीय पवन बोला, यहां पर बहुत सारे अभी आप में से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको भूमंडलीय पवनों के बारे में नहीं पता होगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा हम देखते हैं द्वितीयक। द्वितीयक में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ठीक है, वायुमंडलीय परिसंचरण में द्वितीयक में हम लोग रखते हैं यहां पर 3 चीजों को हम लोग रखेंगे। पहली चीज हम लोग देखते हैं यहां पर, पहला चीज हम लोग देखते हैं यहां पर चक्रवात को। दूसरा हम पढ़ेंगे प्रति चक्रवात को, प्रति चक्रवात। और तीसरे रूप में हम पढ़ेंगे यहां पर मानसून को। तो यहां से एक चीज और उभर करके अभी सामने में आ गया, हमारे समक्ष में पता चल गया कि मानसून जो है वो वायुमंडलीय परिसंचरण के वर्गीकरण के द्वितीयक श्रेणी में आती है, ठीक है, द्वितीयक श्रेणी में आती है। तीसरा चीज जो हमें अध्ययन करना है तृतीयक, यहां पर हम लोग वास्तव में क्या देखते हैं, यहां पर जितने भी स्थानीय पवन हैं उन्हें देखेंगे, स्थानीय पवनों को देखेंगे। अब स्थानीय पवनों में जैसे कि एग्जांपल आता है कि लू एक स्थानीय पवन है। ये जो है व्यापम में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों ध्यान से देखना, यहां पर व्यापम के 2 प्रश्न आ चुके हैं। क्या आ चुका है कि मानसून को वायुमंडलीय परिसंचरण तंत्र के कौन सी श्रेणी में रखा गया, तो द्वितीयक श्रेणी में। और तीसरा एक बार जो पूछा गया था, दूसरा प्रश्न एक पूछा गया था, लू किस प्रकार की पवन है, लू कैसी पवन है, तो वह एक स्थानीय पवन है, यह पूछा गया था। तो इस वायुमंडलीय परिसंचरण को हम लोग समझेंगे और इसको समझते समझते हम इन सभी जितने भी अभी यहां पर शब्द लिखे गए हैं उनको हम लोग समझ जाएंगे। वायुमंडलीय परिसंचरण से तात्पर्य क्या है हमारा, कि पूरे के पूरे पृथ्वी में पवनों और वायु की दिशा का क्या करना है, हमको अध्ययन करना है, उससे संबंधित हमको ज्ञान लेना है, ठीक है। तो मानसून क्या है, अब हमको समझ में आ गया, ये वायुमंडलीय परिसंचरण के द्वितीयक श्रेणी में रखा गया क्या है, ये पवने हैं जो कि आवर्ती पवने हैं, जिसका अर्थ ही होता है क्या, जिसका अर्थ होता है जो कि ऋतुओं की दिशा में अपनी दिशा का क्या करें, ऋतुओं के बदलने के अनुसार अपनी दिशा में क्या करें, परिवर्तन करें। किस प्रकार यह परिवर्तन होता है, कैसे ये दिशाएं बदलती हैं, कैसी इसकी उत्पत्ति होती है, इससे संबंधित 2 सिद्धांत दिए गए हैं। इन दोनों सिद्धांतों का अध्ययन करते करते हम लोग भारतीय जलवायु को पूर्ण रूप से समझ जाएंगे। इन दोनों सिद्धांतों को हमको पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग आरंभ करते हैं, पहले इस मॉनसून को समझते हैं। अच्छा, मॉनसून मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ठीक, स्टार्टिंग मैंने कहा था कि इस मॉनसून को पढ़ते पढ़ते हमको यह भी जानना है कि इसको हम लोग क्यों भारतीय मानसून कहें, है ना। तो भारतीय मानसून क्यों कहना है, वो उस संबंध में एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये भारत के समीप में, यहाँ पर श्रीलंका और अन्य जो छोटे मोटे द्वीप हैं, है ना, यहाँ पर ये छोटे मोटे जितने भी द्वीप हैं, इन सबको समझिएगा। तो मॉनसून की उत्पत्ति कहाँ पर होती है और किस तरीके से इसका विस्तार होता है, इस बात को समझना। तो मॉनसून जो है केवल ऐसा तो नहीं कि केवल भारत में होगा, तो भारत के अलावा ये आप लोग देख रहे हैं, अच्छा यहाँ पर मेडागास्कर है जैसे कि, ठीक है, ऐसे जो, तो ये जो मेडागास्कर का क्षेत्र है, या जो अफ्रीका का ये जो क्या है, अफ्रीका का ये जो पूर्वी हिस्सा है ना, पूरा हमारा क्या अरब सागर का क्षेत्र, हिंद महासागर का क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी क्षेत्र हमारा, है ना, इन सभी क्षेत्रों को ले लेते हैं। इधर अमेरिका का क्या, इधर पश्चिमी क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्या प्रशांत महासागर का क्षेत्र। जब भी हम मॉनसून का अध्ययन करेंगे, तो जब भी हम मॉनसून का अध्ययन करेंगे, हम इन सभी क्षेत्रों में, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, हम वास्तव में इस क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। इस क्षेत्र में किस किस तरीके का प्रभाव पड़ने वाला है, इनका अध्ययन हम लोग करेंगे। इसी क्षेत्र का हम लोग क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। अब इस क्षेत्र में आप पाएंगे कि जो वृत्त है या जो विषुवत रेखा है, वो कहां से, यहीं कहीं से होकर गुजरती, यही क्या है, 0 डिग्री है, विषुवत वृत्त है, ठीक है।
चलो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया अमेरिका और अफ्रीका। तो यहां पर अब ध्यान से समझिएगा, ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के आसपास हम लोग मानसून को देखते हैं। वास्तव में जो मानसून है उसका जो मुख्य प्रभाव है, या मानसून जो पवनें हैं वो कहां पर दिखलाई पड़ती हैं? वो दिखलाई पड़ती हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। कहां दिखलाई पड़ती हैं भाई? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से हमको क्या समझ में आता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब कि ऊपर में, यदि पृथ्वी में हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो ये कहां पर है? मानक रूप से 23.5 डिग्री, और नीचे दक्षिण में भी क्या? 23.5 डिग्री। उसके पीछे भी एक कारण है, ठीक है, समझेंगे कारण को। इसी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हमें मानसून दिखलाई पड़ती है, ठीक है। अब देखो, इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो हम लोग देख रहे हैं, यहां पर जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि नीचे तो पूरा अधिकांशतः हमको क्या देखने मिलता है? अधिकांशतः हमें क्या है? यहां पर जलीय क्षेत्र है। ऊपर में ये जो क्षेत्र है हमारा, ये जो क्षेत्र है हमारा भारत का जो हिस्सा है, यही जो क्षेत्र है ये पूरा दक्षिण एशिया का क्षेत्र कहना चाहिए। ये जो दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है, अर्थात हिमालय का नीचे का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या है? मानसून का सबसे प्रभावी रूप देखने मिलता है। अर्थात पूरे विश्व में इसी क्षेत्र में मानसून देखने मिलेगा, और इसमें भी जो मुख्य रूप से मानसून का जो सबसे प्रभावी रूप है वो देखने मिलता है कहां पर? वो देखने मिलता है दक्षिण एशिया में। और दक्षिण एशिया के सेंटर में, केंद्र में कौन है? हमारा भारतीय उपमहाद्वीप। अब भारतीय उपमहाद्वीप से तात्पर्य हमारा क्या है? यहां पाकिस्तान, भारत, ये जो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार का क्षेत्र, श्रीलंका, लक्षद्वीप। पहले श्रीलंका लक्षद्वीप को नहीं लिया जाता था, लेकिन अभी ये भी है। तो हम राजनीतिक भारत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात किसका कर रहे हैं? ये जो पूरा भौगोलिक जो मानचित्र बनता है, इस भौगोलिक मानचित्र में हम लोग क्या देख रहे हैं? पूरा का पूरा, क्योंकि भाई ये जो रेखा है ना, रेड क्लिफ रेखा, वो तो हमने खींची है ना। पवनों के लिए, मानसूनी पवनों के लिए, किसी पवन के लिए, चक्रवात के लिए तो भारत पाकिस्तान अलग नहीं है, वो तो दोनों को समान तबाही मचाएगा। यहाँ पर बांग्लादेश भारत तो उसके लिए अलग नहीं है ना। तो ये पूरा पूरा क्षेत्र है, क्या है? यही जो दक्षिण जो एशिया का जो क्षेत्र है, अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप का जो क्षेत्र है, यहां पर क्या है? हमें मानसून का सबसे प्रभावी रूप देखने को मिलेगा, सबसे मानक रूप यहां देखने मिलेगा। इसीलिए हम लोग अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं कि हम लोग क्या? मानसून नहीं, हम क्या पढ़ने वाले हैं? भारतीय मानसून पढ़ने वाले हैं, और उसी का अध्ययन हम करेंगे। भारतीय मानसून के अंतर्गत कब कब कैसा कैसा क्या होने वाले, कैसे कैसे ऋतुओं में परिवर्तन होगा, और किस किस प्रकार से कहां पर वर्षा होगी, कहां पर गर्मी पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में बता रहा था, तो यहां पर मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था कि 23.5 डिग्री से लेकर के दक्षिण में 23.5 डिग्री, कर्क रेखा से मकर रेखा, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है मानक रूप से। लेकिन इसको अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे तो वास्तविकता में ये थोड़ा सा ऊपर थोड़ा नीचे करते क्या? 30 डिग्री से 30 डिग्री तक कहलाता है, ठीक है। 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी तक। इसका क्या परिणाम होता है और ऐसा क्यों है, उससे संबंधित भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, तो दोस्तों टॉपिक डालिएगा आप लोग, मानसून की उत्पत्ति एवं उसका विस्तार। मानसून की उत्पत्ति एवं विस्तार। तो मानसून की उत्पत्ति के लिए हमें पढ़ना है, मानसून की उत्पत्ति के लिए हमें दो सिद्धांतों का अध्ययन करना है। एक तो तापीय सिद्धांत, दूसरा जेट स्ट्रीम सिद्धांत। तापीय सिद्धांत और जेट स्ट्रीम सिद्धांत, ये दो चीजों को हमको यहां पर अध्ययन करना है। मानसून की उत्पत्ति संबंधित सबसे पहला सिद्धांत हम लोग क्या देखेंगे? एक हम लोग देखेंगे तापीय सिद्धांत, तापीय परिकल्पना। सिद्धांत नहीं कहेंगे हम इसको, कॉन्सेप्ट कहेंगे। कॉन्सेप्ट अर्थात परिकल्पना। और दूसरा हम देखेंगे क्या? जेट स्ट्रीम परिकल्पना। जेट स्ट्रीम परिकल्पना। इन दोनों ही परिकल्पनाओं के द्वारा हम समझेंगे कि भारतीय मानसून कैसी है, ठीक है। पहले हम आरंभ करते हैं तापीय परिकल्पना के अनुसार, और मेंस में इसे कैसे लिखना है, क्या है, वो मैं बतलाऊंगा आपको। आज हम लोग क्लास में पहले ये समझ लेते हैं कि वास्तव में ये चीज क्या है। अगर आपको भारतीय मानसून के बारे में लिखने के लिए कहा जाए तो जितना कुछ अभी मैं बता रहा हूं ये सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या लिखना है वो हम लोग अगले क्लास में, जो मेंस स्पेशल क्लास है, आंसर राइटिंग क्लास, उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या चीजें। तो तापीय परिकल्पना, तापीय परिकल्पना को समझने के लिए हमें कुछ बातों को जानना आवश्यक है। थर्मल कॉन्सेप्ट, तापीय परिकल्पना को समझने के लिए हमें कुछ कुछ बातों को जान लेना है, ठीक है। देखिए, इसका
अगर प्री में कभी पूछ लिया तो ध्यान रखिएगा, एडमंड हैली नामक विद्वान ने इसका क्या किया था, प्रतिपादन किया था। एडमंड हैली जी क्या बोल के गए थे वो मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं। लेकिन एडमंड हैली ने क्या कहा था वो अगर मैं स्टेटमेंट यहां लिख दूं तो आपको समझ में अभी नहीं आएगा। उसके लिए क्या है, आपको थोड़ा सा बेसिक कुछ नॉलेज होना चाहिए, कुछ शब्दों के बारे में आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ओम्स लॉ ने क्या, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। हाँ, अब उसमें आपको अगर V और I क्या है वही नहीं पता, R क्या नहीं पता, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो जैसे उसमें हम लोग वोल्टेज करंट को समझते हैं, वैसे ही यहाँ पर पहले हम लोग समझ लेते हैं तापीय परिकल्पना की कुछ एक दो बातों को समझ लेते हैं, ठीक है। तापीय परिकल्पना क्या कहता है इसमें, सबसे पहली चीज तो ये हमको जानना है, ये हम लोग को पहले से समझ लेना है कि कभी भी पवनों की जो दिशा होती है या जो पवन का जो प्रवाह होता है, पवनों का जो प्रवाह होता है वो हमेशा उच्च वायु दाब से अर्थात हाई प्रेशर से किस ओर होता है, निम्न वायु दाब की ओर होता है, निम्न वायु दाब की ओर होता है, ठीक है, लो प्रेशर की ओर होता है। हाई प्रेशर से हमेशा किस ओर जाता है, ये लो प्रेशर की ओर जाता है, कौन, पवन, ठीक है, पवनों की दिशा। अब ऐसा क्यों होता है, ये क्या है वो हम लोग देखेंगे, ठीक। अच्छा, ये वायु दाब की जब मैं बात करूं तो यहां पर हमको एक और शब्द यहां पर जानना जरूरी है, होता क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, अर्थात वायु दाब प्रवणता। वायु दाब प्रवणता शब्द को समझिएगा। मान लीजिए उच्च वायु दाब की मैं बात कर रहा हूं, तो उच्च वायु दाब मैं मान लेता हूं किसी एक क्षेत्र का वायु दाब है कितना, 600 मिलीबार है, ठीक है, ये एक क्षेत्र है। दूसरा मेरे पास क्षेत्र है जहां का प्रेशर कितना है, 200 मिलीबार है, 200 मिलीबार है। अब समझिएगा बात को, यहां पर क्या है, ये हाई प्रेशर है और दूसरा हमें देख करके समझ में आ जा रहा है क्या, ये लो प्रेशर है। अब इन दोनों ही जो हमने हाई प्रेशर और लो प्रेशर कहा है, इन दोनों के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है, इन दोनों के बीच का अंतर ही कहलाता है प्रेशर ग्रेडियंट अर्थात वायु दाब प्रवणता। अर्थात उच्च वायु दाब एवं निम्न वायु दाब के बीच का जो अंतर है, ये अंतर ही क्या कहलाता है, यही कहलाता है प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, यही क्या कहलाता है, प्रेशर ग्रेडियंट या वायु दाब की प्रवणता। अब हमने देखा कि हमेशा पवनें कहां चलती हैं, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं, तो बिल्कुल हम कहेंगे कि यहां पर ये जो हमारे पास में हमारे पास में क्षेत्र हैं, एरिया हैं, तो एरिया ए से एरिया बी की ओर क्या चलेंगी, पवनें चलेंगी। पवनों की दिशा क्या होगी, पवनों की दिशा प्रेशर ग्रेडियंट जहां कम है उस ओर चलेंगी, जहां पर लो प्रेशर है उस ओर चलेंगी। तो ए से बी की ओर क्या होंगी, पवनों की दिशा होगी। ये बात हमको समझ में आ गई, ठीक है। आगे चल के इसी चीज का हम लोग उपयोग करेंगे, तो अभी दिमाग में बहुत ही आसानी से, बहुत ईमानदारी से इसको समझते चलिएगा और बैठाते चलिएगा। अच्छा, अब ये वायु दाब और किस पर डिपेंड करेगा, ये वायु दाब आएगा कैसे, क्यों बनेगा, इस बारे में भी हमको एक चीज को समझना है। तीसरा, कभी भी किसी भी क्षेत्र में, कॉन्सेप्ट हमारा यह है कि कभी भी किसी भी क्षेत्र में यदि तापमान क्या होता है, यदि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वहां का प्रेशर हमेशा क्या होगा, कम होगा। देखो, ये सदैव सत्य नहीं है, एक बात को समझना। कई ऐसे भी सिचुएशन है, फिजिक्स में ऐसे भी क्षेत्र आते हैं जहां पर तापमान के बढ़ने से क्या होता है, जहां पर तापमान के बढ़ने से उसका दाब भी बढ़ता है, ऐसा भी होता है। परंतु इस चीज को ध्यान रखिए, जब कहीं पर भी यदि कहीं बाहर से अगर एनर्जी लिया जा रहा हो, बाहर से कहीं यदि ताप लिया जा रहा हो, हम सिस्टम, एक ही सिस्टम की अगर बात करें, एक सिस्टम में तापमान बढ़ने से उसका प्रेशर भी बढ़ सकता है, लेकिन अगर वो सिस्टम कहीं बाहर से अगर तापमान ले रहा हो, कहीं बाहर से एनर्जी ले रहा हो, तो उसके तापमान में वृद्धि के साथ उसके दाब में क्या हो सकता है, कमी हो सकता है। और इसका उल्टा भी सत्य है। इसका उल्टा क्या सत्य होगा, इसका उल्टा सत्य यह होगा कि यदि तापमान में कमी होगी तो प्रेशर उसका क्या हो जाएगा, दाब उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैं बार बार तापमान और दाब नहीं लिखूंगा, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर शब्द तो
अगर वहां पर टेम्परेचर कम हो रहा है तो दाब अधिक होगा, अगर वहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो दाब कम होगा। तो टेम्परेचर का जो बढ़ना है इस बात को समझना जरूरी है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो किस क्षेत्र में किस प्रकार की चीजें होंगी। तो चौथा कॉन्सेप्ट जो हमको समझना है, चौथी बात जो हमको ध्यान में रखनी, देखो अभी तापीय परिकल्पना एडमंड हैली जी ने क्या कहा है वो मैं अभी आप लोग को नहीं बताया हूं, है ना, तो मैं उससे पहले की कुछ बातों को बतला रहा हूं। दो चीजें होती हैं सॉरी, या तो स्थल भाग है या तो कोई जली भाग है, या तो स्थलीय भाग है या तो कोई जली भाग है ना। जैसे कि हमारे भारतीय भूभाग को अगर हम देखें तो भारतीय भूभाग में हम पाते हैं कि ये जो नीचे जो क्षेत्र है, दक्षिण का जो क्षेत्र है, यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि ये क्या है हमारा, ये जो क्षेत्र है ये जलीय हिस्सा है ना, ये संपूर्ण जलीय हिस्सा है, और ये क्या है हमारा फिर स्थल भाग है। अब देखना समझना इस चीज को, जब कभी भी सूर्य जो है अगर वो क्या हो रही है, सूर्य अगर डायरेक्ट यहाँ पर अपना लंबवत किरणें डाल रही हैं, सूर्य की किरणें लंबवत यदि यहाँ पर पड़ रही हैं तो क्या होगा, जैसा कि ग्रीष्म काल में होता है, क्या होता है, हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, सूर्य की लंबवत किरणें जब उत्तरायण होती है ना, नहीं क्या कहना चाहिए हमको कि सूर्य की लंबवत किरणें जब आभासी उत्तरायण होती है, आभासी शब्द का हम प्रयोग करेंगे और क्यों करेंगे समझिएगा बात को, है ना, आंसर राइटिंग में इन चीजों को ध्यान रखिएगा। सूर्य की किरणें कभी उत्तरायण नहीं होते हैं भाई, वास्तव में पृथ्वी का झुकाव ऐसा है, पृथ्वी का झुकाव ऐसा है कि वो क्या होता है, सूर्य की लंबवत किरणें उसकी ओर ऐसी आती हुई प्रतीत होती है। हमको बचपन में जो हम लोग पढ़ते हैं सूर्य पूर्व से उगता है पश्चिम में डूबता है, वो बात क्या है, गलत है ना, है ना, ये तो हम सब अब तक समझ चुके हैं कि नहीं भैया ऐसा कुछ होता नहीं है ना, बचपन में अच्छा खासा काटा गया था अपना, है ना, तो होता तो ऐसा कुछ नहीं है, होता क्या है, होता यह है कि पृथ्वी अपना घूर्णन कर रही होती है और घूर्णन उसका पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर है, अतएव हमको ऐसा प्रतीत होता है कि क्या हो रही है, सूर्य जो है पूर्व से उग रही है और पश्चिम में जाके डूब रही है। वास्तव में सूर्य उग रहा है और डूब रहा है, तो वास्तव में तो क्या हो रहा है, वास्तव में सूर्य के किरणों का आभासी उत्तरायण हो रहा है। तो हम लोग यही कहेंगे सूर्य की किरणों का आभासी उत्तरायण जब होता है, अर्थात जब यहाँ पर सौरिक ऊर्जा जो है बहुत अत्यधिक मात्रा में पड़ रही है, तो सौरिक ऊर्जा अत्यधिक होने के कारण, मान लो कि बात यहाँ पर ये जो स्थल जल दोनों में है, यहाँ पर सौरिक ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज्यादा है, इस दौरान क्या होगा, यदि सौरिक ऊर्जा बहुत ज्यादा है तो उस दौरान यहाँ इस क्षेत्र का तापमान क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तापमान क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और तापमान बढ़ने के साथ साथ हमने देखा कि प्रेशर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रेशर हो जाएगा इसका कम, अर्थात ये बनता है निम्न दाब का क्षेत्र। क्या बनता है, ये निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। ठीक, सेम चीज कहां पर होगा, सौरिक ऊर्जा अधिक पड़ेगी कहां, जल में, सौरिक ऊर्जा यदि जल में अत्यधिक मात्रा में पड़ी तो क्या होगा, तो यहां का भी तापमान बढ़ेगा, परंतु यहां का किस्सा अलग है। होता क्या है, यदि जलीय क्षेत्र में तापमान बढ़ने लगे तो जलीय क्षेत्र में तापमान बढ़ने के कारण वहां पर क्या होगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी, और वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण, ये जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होने के कारण ये जो क्षेत्र है ये शीतलन इसका बढ़ जाएगा, वाष्पीकरण होगी, और वाष्पीकरण बढ़ने के कारण इसमें शीतलन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। क्या हो जाती है, शीतलन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, और शीतलन अधिक होने लगता है, वाष्पीकरण अधिक हुआ, इसका मतलब शीतलन अधिक होने लगा, इसलिए अंततः इसका तापमान कम हो जाता है, और तापमान कम होने के कारण इसका प्रेशर बढ़ जाता है, और इसलिए जलीय क्षेत्र में उच्च दाब का क्या होता है, जलीय क्षेत्र में उच्च दाब का क्षेत्र बनना चालू होता है। अरे सर ये क्या बोल दिए आप, ये चीज अगर समझ नहीं आया तो एक उदाहरण समझिएगा, एक उदाहरण बताता हूं आपको। आप सभी अभी ग्रीष्म ऋतु में, है ना, गर्मी सीजन में आप लोग क्या है, अब तो खैर फ्रिज आ गया है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग फ्रिज का पानी प्रयोग नहीं करते हैं, अभी मटका घड़ा होता है हमारे घरों में। उस घड़े की प्रक्रिया क्या होती है उसको समझिए। घड़े में क्या होता है, यदि आपने उसमें पानी भर रखा है, आप यदि उस पानी का उपयोग नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप 4-6 घंटे में देखेंगे उसमें का पानी कम हो गया। क्यों कम हो गया भाई, हाँ मटकी फूट गया क्या, कम इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि वहां पर आसपास में तापमान अधिक होने के कारण, मटकी में तापमान अधिक होने के कारण क्या होता है, उसकी वजह से आसपास में वाष्पीकरण बढ़ जाता है। क्या होता है, आप सुने होंगे, जैसे आषाढ़ का माह लगता है, गर्मी होते हुए भी बड़े बुजुर्ग लोग आप लोग को क्या है एक बात बोलना चालू कर देते हैं, आषाढ़ के महीना लग गए है, अब घड़ा मटकी झन उपयोग करो, काबर जी।
उसका कारण भले ही उनको ना पता हो, लेकिन आषाढ़ महीने के बाद में वो मटके का प्रयोग करवाना बंद करवा देते हैं। कारण क्या है? कारण यह है दोस्तों, क्योंकि आषाढ़ के बाद में क्या लग जाता है, उसके बाद में वर्षा होती है और वायुमंडल में नमी आता है। उससे पूर्व ही मटका काम करेगा। कैसे काम करेगा मटका? क्योंकि जब तक सौरिक ऊर्जा ज्यादा मिल रही है, सौर का ताप, सूर्य का ताप ज्यादा मिल रहा है, तो मटके के चारों तरफ में तापमान अधिक होने की वजह से वहां पर क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होने के कारण वहां पर शीतलन की प्रक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको ऐसा महसूस होता है कि घड़े का जल तो कम हो चुका है, परंतु वहां पर क्या है, घड़े का जल कम होने के बाद में वो जो अंदर का पानी है ना, शीतलन की प्रक्रिया के कारण अंदर का पानी बहुत ठंडा होता है। वही सेम टू सेम चीज यहां पर क्या हो रहा है, वही चीज हिंद महासागर में आपको देखने मिलेगा। गर्मी के दिनों में जहां यहां स्थल भाग का तापमान बढ़ गया, इसलिए प्रेशर कम हुआ, हिंद महासागर में भी वास्तव में तापमान बढ़ा, परंतु वाष्पीकरण होने के कारण वहां पर क्या हो गया, जो सतही जो वायु है, ठीक है, जो सतही जो वायु है, हिंद महासागर से लगा हुआ जो वायु है, वो वायु क्या हो जाती है, वो पवनें क्या हो जाती हैं, वो पवनें अब ठंडी हो जाती है, और ठंडी पवन हो जाती है, इसलिए टेम्परेचर वहां का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और टेम्परेचर जैसे ही कम हुआ, उसके तुरंत पश्चात हमें ये देखने मिलता है कि वहां का प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने के कारण वहां पर क्या बन गया, उच्च दाब की स्थिति बन गई, उच्च दाब की स्थिति बन गई। तो हमें क्या देखने मिला, हम स्थल और जल, स्थलीय सीमा और स्थलीय क्षेत्र और जलीय क्षेत्र दोनों में ही सौरिक ऊर्जा का अलग अलग प्रभाव देखने को हमें मिलता है। क्या देखने मिलता है कि स्थलीय भाग में सौरिक ऊर्जा यदि अधिक है, तो स्थलीय भाग में, मैं डायरेक्ट कंक्लूजन यहां पर लिखना चाहूंगा, स्थलीय भाग में तापमान अधिक होगा, जिसकी वजह से प्रेशर कम होगा, और जलीय भाग में तापमान फाइनली कम हो जाता है, इसलिए प्रेशर अधिक होता है। अब बताओ, सौरिक ऊर्जा यदि अधिक है तो हवा कहां से कहां चलेगा? हमने देखा था यहां पर पहला चीज ही हमने पढ़ा है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। दैट मींस यहां से पवनें इस ओर चलनी आरंभ हो जाएंगी। पवनें क्या है, इस ओर चलनी आरंभ हो जाएंगी। हाई प्रेशर, सॉरी, जलीय क्षेत्र से स्थलीय क्षेत्र, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इस बात को यदि आप समझ गए तो आप जो एडमंड हैली जो बोलना चाह रहे हैं ना, उस बात को आप समझ जाएंगे, यदि आप इन बातों को समझ गए तो। ठीक है, तो वो उन्होंने कहा क्या, अब उसकी ओर, उनकी ओर हम लोग चलते हैं, समझते हैं कि उन्होंने क्या कहा। अच्छा, पवनों की दिशा से संबंधित एक और बात आप लोगों को बतला देता हूं, फिर मैं बतलाऊंगा उन्होंने क्या कहा। चलिए देखते हैं। पवन की दिशा किस प्रकार से होगी, इस पर कोरियोलिस बल से संबंधित एक बात आपको बतलाना चाहूंगा मैं। समझिएगा बात को कि कोरियोलिस बल क्या होता है, इस बात को समझते हैं। ठीक है, कोरियोलिस बल क्या होता है। हमने देखा, यदि मैं आपके लिए कुछ इस तरीके से, ये यदि हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी में यदि मैं इस तरीके से सीधी सीधी एक रेखा खींच दूं, है ना, वो एक प्रकार से गलत बात होगी। मुझे खींचना चाहिए कुछ इस तरीके की रेखा। हम ऐसा क्यों खींचते हैं, क्योंकि हमें पता है ये अगर हमारा क्या है, ये विषुवत वृत्त है, भूमध्य रेखा है, तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष में झुकी हुई है, कुछ इस तरीके से झुकी हुई है। और पृथ्वी यदि झुकी हुई है और झुके होने के साथ साथ में क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। यदि पृथ्वी झुकी हुई है और झुकते हुए ऐसा घूर्णन कर रही है, घूर्णन करने के साथ साथ वो इसी तरीके से क्या है, सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है। तो यदि एक ऐसी चीज जो क्या है, अपने अक्ष में भी झुकी हुई है और उसके अलावा वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो वहां पर किस तरीके का परिवर्तन आएगा, सौरिक ऊर्जा उसको किस तरीके से मिलेगी, इसी का अध्ययन हमको करना है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर ये 0 डिग्री है, तो यहाँ पर इससे ऊपर और नीचे इस क्षेत्र में 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं क्या, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम कहते हैं मकर रेखा। अब ये कर्क रेखा और मकर रेखा को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, ये जो 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण का बात है, इसी की वजह से क्या होता है, इसी की वजह से सौरिक जो किरणें हैं, सौर ताप है, ये जो है इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा अधिक होती है। इसकी आभासी लंबवत किरणें, सूर्य की आभासी लंबवत किरणें इसी क्षेत्र में क्या होती हैं, सूर्य की आभासी लंबवत किरणें इसी क्षेत्र में पड़ती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो है कहां पर होता है, जिसमें सबसे ज्यादा होता है कहां पर, भूमंडलीय, कहां पर, भूमध्य रेखा के समीप।
तो हमें यह समझ में आता है कि सूर्य की आभासी लंबवत किरणें, ठीक है, आभासी शब्द का प्रयोग करना मत भूलिएगा, आभासी लंबवत किरणें ये क्या होती हैं, इसी क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा प्रभावी रहती हैं, और इसीलिए हम कहते हैं ये क्षेत्र कैसा है, तो ये क्षेत्र है दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। परंतु वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जिसको 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री तक होना चाहिए, वास्तविक रूप से ये कहाँ, व्यवहारिक रूप में हम देखेंगे तो 30 डिग्री से 30 डिग्री की ओर ही हमको दिखने लगती है। 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी, और विशेष परिस्थितियों में 30 से 35 हम इसको कह सकते हैं, 35 तक भी ले जाइए, ठीक है। तो 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 से 35 डिग्री तक दक्षिणी अक्षांश तक हमको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हमको देखने को मिलता है, ठीक है। भारत में तो मिलता ही मिलता है, हमने देखा था हिमालय के कारण तो दिखता ही है, उसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर काम में आते हैं। अब देखिएगा, यदि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, अर्थात ये क्या है, अर्थात ये हाई प्रेशर का क्षेत्र है। क्या ये हाई प्रेशर का क्षेत्र है? एक बार और हम लोग इस बात को समझने का प्रयत्न करें। यदि ये हमारी पृथ्वी है तो इस पृथ्वी में यहां कहीं पर हम लोग इस तरीके से देखते हैं, क्या यह है इसका विषुवत वृत्त हो गया 0 डिग्री, और नीचे अब मैं ले लेता हूं कहां 30 डिग्री, ऊपर भी मैं ले लेता हूं किसको 30 डिग्री, और उससे ऊपर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नीचे भी हम ले लेते हैं किसको 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश को और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब ध्यान से समझिएगा, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों ही गोलार्धों में हमने क्या किया है, इस तरीके से 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री के क्षेत्र को हमने लिया है। कारण क्या है, कारण यह है कि हम लोग समझना चाहते हैं कि किस किस प्रकार की वायु दाब की पेटियां बनती है। हमने पहले समझा कि इस क्षेत्र में सौर ताप के कारण ये जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय होगा। यदि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है अर्थात ये क्या है, यहाँ पर तापमान ज्यादा है, और तापमान ज्यादा होने के कारण इस क्षेत्र में क्या होगा, लो प्रेशर बनेगा। क्या होगा, ये जो क्षेत्र है दोस्तों ये बनता है क्या, लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है, और ये जो क्षेत्र बनता है 30 डिग्री वाला ये हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है। ये जो 60 डिग्री का क्षेत्र है यहां पर भी तापमान अधिक होने के कारण यहां पर भी क्या बनेगा, लो प्रेशर का क्षेत्र, और इनका तापमान कम होने के कारण यहां बनेगा हाई प्रेशर। ठीक नीचे में ये जो है ये हाई प्रेशर का एरिया बन जाता है, और ये जो है लो प्रेशर एरिया, और फिर से उसके पश्चात में हाई प्रेशर एरिया। बीचों बीच में लो प्रेशर, हमने देखा था तापमान में अगर वृद्धि होती है, तापमान में यदि वृद्धि होती है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो यहां पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, सौरिक ऊर्जा कम पड़ती है, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, तापमान में कमी, इस वजह से ये हाई प्रेशर हो जाएगा। अब समझना होगा क्या, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग ऊपर के सिलसिलों को नीचे के सिलसिलों को समझते हैं। प्री में क्वेश्चन आता है, पूछा गया था कि पूरे पृथ्वी में कितने वायु दाब की पेटियां हैं। पर तो हम लोग भारतीय जलवायु रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व के बात को समझिएगा कि यदि विश्व में पूछा जाए कितने वायुदाब की पेटियां हैं, तो आप बतलाओगे कितने वायुदाब की पेटियां हैं दोस्तों, तो 7 वायुदाब की पेटियां हैं। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 7 वायुदाब की पेटियां देखें। अब ये जो 7 वायुदाब की पेटियां हैं, इसमें वायु की दिशा क्या होती है, पवन की दिशा क्या होती है, इसी से संबंधित है हमारा क्या, इसी से संबंधित है फेरल का नियम, और यहीं पर हमको कोरियोलिस बल के बारे में समझना है। कोरियोलिस बल को समझते हैं। देखो यहां पर यदि मैं एक एग्जांपल के लिए सोचूं, तो यहां पर क्या है, हमारा हाई प्रेशर है, और यहां पर हमारा क्या है, लो प्रेशर है। तो कायदे से देखा जाए, जैसा हमने पढ़ा था कि पवनें जो है हाई प्रेशर से क्या होती हैं, लो प्रेशर की ओर आती हैं। यदि पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आती हैं, तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूं कि ये पवन सीधे सीधे कुछ यूं क्या हो जाएंगी, पृथ्वी में कुछ यूं क्या हो जाएंगी, बहने लगेंगी। लेकिन किताबों में आपने देखा होगा कि किताबों में कुछ इस तरीके का डायग्राम यहां पर बना हुआ आपको मिलता है। ये जो पवनें हैं कुछ इस तरीके से प्रवाहित होती हैं, ये जो पवनें हैं कुछ इस तरीके से प्रवाहित होती हैं। आपने ऐसा जरूर डायग्राम देखा होगा। ये जो पवनों की ऐसी जो दिशा है, वो दिशा इस प्रकार से क्यों हो गई, इस बात को मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं। वास्तव में क्या होता है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष में झुकी होने के साथ में क्या करती है, वो घूर्णन करती है, और पृथ्वी के ये जो घूर्णन की गति है वो उसके विषुवत वृत्त में बहुत तीव्र होती है, जबकि ध्रुवों में क्या होती है, कम होती है। आप कभी भी एक फुटबॉल पकड़ करके या टेनिस बॉल पकड़ करके उसको क्या करें, घुमा करके देखिएगा, तो आपको दिखेगा उस बॉल का जो बीच का जो क्षेत्र है, जो सबसे बड़ा वृत्त है, डायमीटर वाला जो वृत्त है, वहां पर आप जो देखेंगे तो वहां पर उसकी गति क्या होती है, बहुत अधिक होती है, जबकि उसके जो शीर्ष होंगे, दो जो सिरे होंगे, वहां पर आप उसकी गति को थोड़ा कम पाएंगे। इसकी वजह से क्या होता है,
इसकी वजह से एक इफेक्ट देखने को मिलता है। मान लो की बात, इमेजिन कीजिए ये आप एक प्लेटफॉर्म में खड़े हैं, है ना, बढ़िया, आप टाइम पे पहुंच गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है, आप यहां पर खड़े हैं, आपको लगा कि आप टाइम पे पहुंच गए हैं, और ये गाड़ी का इंजन, गाड़ी स्टार्ट हुआ और ट्रेन जो है आगे की ओर बढ़ना चालू। यदि ट्रेन आगे की ओर बढ़ना चालू, आप ठीक प्लेटफॉर्म में पहुंचे थे, अब आपको बोगी नंबर 1 में जाना है, आप दौड़ करके वहां जाना चाहेंगे, परंतु फिर भी चूंकि ये आपकी गति से इसकी गति तेज है, आप तो इस दिशा में नहीं बढ़ रहे थे, इसकी गति तेज है, इस वजह से ट्रेन आगे खिसक जाएगी, और आप चूंकि गेट नंबर 1 के लिए आपने दौड़ लगाई थी, लेकिन फिर भी आप पहुंचेंगे कहां, आप पहुंचेंगे गेट नंबर 2 पर, बोगी, दूसरे बोगी में आपको चढ़ना होगा। या तो आप इस दिशा में दौड़ लगाना चालू करते हैं, ट्रेन के साथ साथ दौड़ते जाते हैं और फिर इसको पकड़ते हैं, या तो आप सीधे सीधे आएंगे तो आप बोगी नंबर 2 में पहुंच जाएंगे। ठीक उसी प्रकार ये जो पवने हैं, ये बेचारे भी वास्तविकता में अगर देखा जाए तो ये पवने भी इसी ओर आने का प्रयत्न कर रही होती हैं, इसी ओर नीचे की ओर आने का प्रयत्न कर रही होती हैं, परंतु क्या होता है कि जो पृथ्वी जो अपने घूर्णन गति, जिसका घूर्णन गति विषुवत वृत्त में ज्यादा है, तो यहां से ये जो पवने आ रही, यहां पर उसकी गति कम है, यहां पे गति ज्यादा है, इसलिए ये जो पवने हैं इसकी दिशा जो है कुछ इस तरीके से मुड़ जाती है, इसकी दिशा इस तरीके से मुड़ जाती है। यही है कोरियोलिस बल का प्रभाव। ठीक है, कोरियोलिस बल का प्रभाव क्या है कि ये जो पवने हैं वो इस दिशा में मुड़ जाती हैं। इसी बात को फेरल नामक विद्वान ने चूंकि कहा था, तो फेरल के नियम के रूप में हम लोग कहते हैं कि फेरल का नियम क्या कहता है दोस्तों, लिख लीजिएगा कहीं पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के मैं इसका उपयोग करता रहूंगा। तो फेरल का नियम क्या कहता है, फेरल का नियम कहता है कि पृथ्वी में दक्षिणी गोलार्ध में जो पवने हैं, पृथ्वी में दक्षिणी गोलार्ध में जो पवने हैं वो अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। पृथ्वी में पवने दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं, बाईं ओर मुड़ जाती हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में ये पवने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये पवने अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। देखिए बायां दायां देखने का क्या नियम मैंने बताया था आपको, नदी पढ़ा रहा था तभी बताया था आपको, हमेशा अपने लेफ्ट हैंड को किसी भी फर्श पर ऐसे रख के देखना है। यदि लेफ्ट हैंड को आप इस तरह से रखते हैं, जिस ओर ये आसानी से मुड़ती है वो क्या है, वो उसका दायां हिस्सा है, और जिस ओर ये नहीं मुड़ती वो उसका बायां हिस्सा है। अब देखो यहां पर ये इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा ऊपर की ओर है ना, अभी ऊपर की ओर है तो आप इधर मुड़ोगे, आसानी से नहीं मुड़ने वाला एरिया मतलब बायां, और ये जो है ये नीचे की ओर आ रहे हैं, ये पवनें ऊपर से नीचे आ रही हैं, तो ऊपर से नीचे देखो इस ओर मुड़ रही हैं, और ये आसानी से मुड़ने वाला एरिया मतलब ये क्या है, दायां। तो बिल्कुल आप अब बना सकते हो इस तरीके से। क्यों, आपके भूगोल की किताबों में ऐसा चित्र बना हुआ था। अब इस चित्र को मैं पूरा करता हूं, ठीक है, मेरे साथ साथ आप लोग पूरा कीजिए। अब देखो अब होगा क्या, ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर आएगी पवनें, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 60 डिग्री की ओर पवनें आएंगी। अगर वो नीचे की ओर आएंगी तो इनको किस ओर मुड़ना है, बाईं ओर मुड़ना है ना, अर्थात इस ओर मुड़ना है। तो इसलिए आप देखोगे कि यहां पर पवनों की दिशा बनाई जाती है कुछ यूं, यहां पर पवनों की दिशा कुछ इस तरीके से बनाई जाती है, और उसके बाद फिर आप देखोगे कि अब फिर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएंगी पवनें, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जब पवनें जाएंगी अर्थात ऊपर जाएंगी, तो फिर से वो अपनी बाईं ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मतलब वो किस ओर, इस तरीके से जाएंगी, ठीक है, इस ओर जाएंगी। ठीक उसी प्रकार हम लोग यहां पर बनाते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएंगी पवनें मतलब ऊपर की दिशा में जाएंगी, और ऊपर में किस ओर, दाईं ओर, अर्थात ये पवनें इस ओर झुकेंगी, ये पवनें इस ओर झुकेंगी। देखो पृथ्वी में टिल्ट होने के कारण ऐसा हमको दिखलाई पड़ रहा है, और जब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर आएंगी तो फिर से क्या हो जाएंगी, इनकी दिशाएं इस तरीके से बदल जाएंगी। ठीक है, अब ये जो पवने हैं इनका ये जो मोड़ है, ये जो आपको क्या है, कोरियोलिस बल का जो प्रभाव देखने मिल रहा है, फेरल का नियम जो कह रहा है, वो यहां पर थोड़ा ज्यादा देखने मिलता है। ध्रुवों में तो इनकी जो गति है वो सामान्य हो जाती है, लेकिन यहां पर थोड़ा ज्यादा ही ये बदलाव हमको देखने मिलता है।
खास करके कहां पर, विषुवत वृत्त के समीप में ये जो नियम है वो बहुत ज्यादा हमको प्रभावित करता है पवनों की दिशा को। तो पवनों की इस दिशा को लेकर के यहां पर आप लोग एक बात क्लियर रखेंगे। अब मैं आपको एक विशेष बात बतलाता हूं जो आप लोग हमेशा से पढ़ते आए हो, है ना, लेकिन शायद कभी हमने ध्यान नहीं दिया। यदि मैं इस क्षेत्र की ही बात करूं तो भारत यहीं कहीं पर है, भारत यहीं कहीं पर है। और हम लोग जानते हैं भाई, हमको पता है कि भारत में जो मानसून है वो दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आती है। दक्षिण पश्चिम शब्द क्यों आया वो क्लियर कर देता हूं अभी कॉन्सेप्ट आपका। देखो ये जो पवन है दोस्तों, ये जो पवन है जो दक्षिणी गोलार्ध में यहां कहीं पर है, जो अपनी बाईं ओर मुड़ी हुई है, वास्तव में ये पवने किसी भी कारणवश, अभी हमको कारण नहीं पता, कारण कब पता चलेगा जब हम लोग तापी संकल्पना को पढ़ेंगे, फिर जब हम लोग जेट स्ट्रीम क्या परिकल्पनाओं को पढ़ेंगे। दोनों कॉन्सेप्ट को जब हम लोग जानेंगे ना तब कारण समझ में आएगा। अभी मैं बोलता हूं किसी भी कारणवश ये जो पवने हैं ये उत्तरी गोलार्ध में शिफ्ट हो जाएंगी। जब ये दक्षिणी गोलार्ध की पवने जो इस दिशा में जा रही थी वो उत्तरी गोलार्ध में शिफ्ट होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में जाते ही फेरल के नियम के कारण वो अपने दाईं ओर मुड़ती हैं। तो ये पवने इस दिशा से इस दिशा की ओर क्या होती है, मुड़ना चालू होती है। जब ये इस तरीके से मुड़ती हैं तो भूगोल की किताब आप उठा करके देखिएगा, वहां पर चित्र बना होता है कुछ यूं, और भारत में जो मानसून है कुछ इस तरीके से प्रवेश करती है, इस दिशा में प्रवेश करती है। और कहा जाता है कि भारत में मानसून सबसे पहले कहां प्रवेश करती है, केरल में प्रवेश करती है। क्या यह सत्य है? क्या यह सत्य है? इस पर विचार करना आवश्यक है। अगर कहा जाए कि भारत में मानसून भारतीय मुख्य भूभाग में कहां सबसे पहले प्रवेश करती है तो केरल में। लेकिन अगर गलती से आपको पूछ दे कि भारत में सबसे पहले मानसून कहां आता है तो बताइएगा दोस्तों, उत्तरी अंडमान में मानसून सबसे पहले आता है। कहां आता है? उत्तरी अंडमान के क्षेत्र में भारत में मानसून सबसे पहले आता है। लेकिन अगर भारत के मुख्य भूभाग की बात करें तो हां, केरल में सबसे पहले आता है। ठीक है, तो केरल में सबसे पहले मानसून आता है, उसका कारण भी समझ में आ रहा है। और केरल में अर्थात भारत में कौन सा मानसून आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। तो आने वाले समय में मैं इस तरीके से क्या है, इस तरीके का डायग्राम बना करके बार बार तो नहीं बतलाऊंगा, आपको पता होना चाहिए फेरल का नियम क्या कहता है और कैसे दक्षिण पश्चिम मानसून शब्द की हम लोग प्रयोग करने वाले। ठीक है, चलिए, जब हम इन बेसिक चीजों को समझ जाते हैं तो अब हम लायक हो चुके हैं इस बात को जानने के कि एडमंड हैली नामक विद्वान ने कहा क्या था, उन्होंने क्या कहा था और क्या होने वाला है। चलिए समझते हैं इनकी बातों को, अब हम इनकी भाषा शैली को समझ पाएंगे। तो एडमंड हैली जी ने कहा था कि इन्होंने भारतीय मानसून से संबंधित जो इनकी परिकल्पना है, इन्होंने एक बात कही थी, दो तरीके से हम लोग भारतीय मानसून को समझ सकते हैं। इन्होंने कहा था भारतीय मानसून की क्रियाविधि को समझने के लिए हमें दो तरीके की ऋतुओं को जानना होगा। एक है ग्रीष्म ऋतु को, ग्रीष्म ऋतु की क्रियाविधि को, और दूसरी है शीत ऋतु की क्रियाविधि को। इन्होंने बतलाया था कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की लंबवत आभासी किरणें उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाती हैं, स्थानांतरित हो जाती हैं। सूर्य की लंबवत आभासी किरणें वो क्या हो जाती हैं, उत्तरी गोलार्ध में स्थानांतरित हो जाती हैं। अर्थात अब उत्तरायण होने लगता है ऐसा हमें प्रतीत होता है। सूर्य का उत्तरायण हो रहा है ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। आप ये उत्तरायण दक्षिणायन शब्द से भली भांति परिचित होंगे, अगर नहीं थे तो अभी महाभारत देख के परिचित हो ही होंगे, है ना। कोरोना काल में सबने महाभारत देखा है। भीष्म पितामह बोले थे ना, जब सूर्य को उत्तरायण होगा तभी मैं क्या करूंगा, तभी अपने प्राण त्यागूंगा। हाँ, तो भीष्म पितामह जी को याद करो। वास्तव में क्या है, उत्तरायण नहीं होने वाला, हमें आभास होता है कि उत्तरायण होगा। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए क्या करें, आप सुबह सुबह उठिए, अभी उठिए और आने वाले साल, एक साल तक पूरा सुबह उठ करके चेक करते रहो। आपको दिखेगा कि सूर्य केवल पूर्व दिशा से नहीं उगती है, कभी इधर तो कभी इधर, वो उसका जो है शिफ्टिंग होते रहता है। वही चीज है, जब सौरिक ऊर्जा का स्थानांतरण उत्तरी गोलार्ध में होगा, इस दौरान भारतीय उपमहाद्वीप, पूरा पेशावर का क्षेत्र समझ लो, छोटा भाई हमारा बदमाश है लेकिन अब है तो छोटा, तो पेशावर का क्षेत्र और भारत से ऊपर बैकाल झील का क्षेत्र, ये क्षेत्र क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। संपूर्ण भारतीय भूभाग क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। इसके गर्म होने के साथ साथ जो हिंद महासागर का क्षेत्र है और हिंद महासागर से निकटवर्ती जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या हो जाते हैं, ठंडी हो जाती है।
भारतीय भूभाग के गर्म होने के कारण और हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के निकटवर्ती क्षेत्रों के ठंडे होने के कारण पवनों की दिशा जलीय क्षेत्र से स्थलीय भाग की ओर होनी चालू होती है। ये जो पवने हैं ये वास्तव में क्या होते हैं, आर्द्र पवने होती हैं। ये पवने उष्ण आर्द्र पवने होती हैं और जब ये स्थल भाग में पहुंचती हैं तब ये वर्षण का कारण बनती है। समझ में आया बात? नहीं समझ में आया होगा? ऐसी भाषा का प्रयोग करोगे सर तो कहां से समझ में आएगा? चलो हिंदी में बताता हूं अब, ठीक है? ये ज्यादा हिंदी हो गया था, अब अच्छी वाली हिंदी में बताता हूं, सुनना ध्यान से। देखो, इन्होंने कहा, एडमंड हैली ने कहा कि ग्रीष्म काल में क्या होगा, ग्रीष्म काल में ये जो पेशावर का जो क्षेत्र है और भारत से ऊपर यहां पर जो बैकाल झील का जो क्षेत्र है, ये बैकाल झील है यहां पर, ठीक है? तो ये जो बैकाल झील का क्षेत्र है और ये जो पेशावर का क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये गर्म हो जाते हैं और ये अर्थात ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का क्या हो गया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया। टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण यहां का प्रेशर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रेशर यहां पर कम हो जाएगा। दूसरी चीज, भाई ये भी पूरा उत्तरी गोलार्ध ही है ना। दूसरी चीज, ये जो हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, हिंद महासागर और हिंद महासागर के साथ साथ निकटवर्ती प्रशांत महासागर, देखो संपूर्ण प्रशांत महासागर में नहीं करो, है ना, हम लोग को अमेरिका तक नहीं जाना है, मतलब यहां पर तक का क्षेत्र देखो, ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा ऊपर जापान के नीचे वाला जो क्षेत्र है, ये जो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है दोस्तों, निकटवर्ती प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है क्या, टेम्परेचर इसका डाउन। टेम्परेचर डाउन होने का कारण मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, मैंने बोला था कि आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यहां पर सूर्य का ताप बहुत ज्यादा है, सौर ताप अधिक है। याद रखिएगा, सौर ताप यहां पे भी अधिक है, परंतु वाष्पीकरण और शीतलन की प्रक्रिया के कारण इसका तापमान कम हो जाता है। तापमान कम होने के कारण यहां का प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सौर ताप यहां भी ज्यादा है दोस्तों, सौर ताप वहां भी ज्यादा है, सौर ताप अधिक है क्योंकि ये ग्रीष्म ऋतु है। तो ग्रीष्म ऋतु में दोनों तरफ सौर ताप ज्यादा है, यहां पर प्रेशर कम, यहां पर प्रेशर ज्यादा। और अगर ऐसा है दोस्तों, तो पवने जल से स्थल की ओर चलनी आरंभ हो जाएंगी। और जब जल से स्थल की ओर पवने चलेंगी तो पवन कैसे चलेंगी, पवन चलेंगी फेरल के नियम के अनुसार, अर्थात दक्षिण पश्चिम मॉनसून का प्रवेश होगा भारत में। ये देखिए, ये होती है क्या, पवनों की दिशा। और पवनों की दिशा कोरियोलिस बल के और फेरल के नियम के अनुसार हम लोग जान चुके थे कि ये कैसे मूव करेंगी। ये 0 डिग्री से नीचे में ये बाईं ओर मुड़ी हुई थी और जैसे ही 0 डिग्री क्रॉस करती है ये अपने दाईं ओर मुड़ना चालू होती है। और इस तरीके से क्या है, हमें देखने को मिलता है इस संपूर्ण क्षेत्र में क्या है, ये जो पवने हैं। और कैसी पवने हैं, ऐसी वैसी पवने नहीं है, ये उष्ण आर्द्र पवने हैं। ये उष्ण आर्द्र पवन है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, गर्म है तो उष्ण है, साथ ही साथ ये महासागरों के ऊपर है तो महासागरों से ये क्या है, आर्द्रता लिए हुए हैं, इसलिए उष्ण आर्द्र पवनें क्या होंगी, अब भारत में प्रवेश करेंगी, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करेंगी। और जैसे ही यहां प्रवेश करती है ये वर्षा कराती है। इसमें पहुंचते साथ कैसे वर्षा कराती है, इसके पीछे भी कारण है, इस लॉजिक को समझना। ये समझ लो, ये हमारा समुद्री जल है, ठीक है, तटीय क्षेत्र को हम लोग समझ रहे हैं। ऐसा समझिएगा कि ये जो क्षेत्र है ना, ये थोड़ा सा मैदानी क्षेत्र हुआ और मैदानी क्षेत्र के बाद में पश्चिमी घाट चालू हो गया, है ना। हम लोग भारत को ऐसा देखते हैं कि ये समुद्र क्षेत्र है और उसके बाद में ये थोड़ा सा तटीय मैदान है और उसके बाद पर्वत चालू। अगर ऐसा है तो क्या होगा, अगर ऐसा है दोस्तों तो ये पवने नीचे की ओर थी, जल से जब ये स्थल भाग की ओर जाएंगी, देखिए सामान्यतः कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो सामान्यतः जलीय हिस्सा स्थलीय हिस्सों से क्या होते हैं, थोड़ा नीचे होती है। इसलिए तो हम लोग ऊंचाई कैसे नापते हैं, ऊंचाई हम नापते हैं ना जल से, समुद्र तल से ऊंचाई हम नापते हैं। समुद्र तल से हम ऊंचाई नापते हुए क्या समझते हैं कि जो स्थल भाग है वो क्या है, थोड़ा ऊपर है। अर्थात ये जो पवन है ये जिस ऊंचाई में अभी प्रवाहित हो रही हैं, जैसे ये स्थलीय भाग में प्रवेश करेंगी, इनको क्या करना होगा, इनको ऊंचाई में जाना होगा, इनको ऊंचाई में जाना होगा। अर्थात पवन जो समुद्र में थी वो नीचे थी, जैसे वो स्थल में जाती हैं ऊपर आने लगती हैं। ऊपर आने की वजह से क्या होगा, ऊपर आने की वजह से होता है क्या, एडियाबेटिक ताप में वृद्धि। एडियाबेटिक
ताप वृद्धि होने लगती है। एडियाबेटिक ताप वृद्धि होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो पवने हैं, अब ये जो पवने हैं, इन पवनों में संघनन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। क्या आरंभ हो जाती है? इसमें संघनन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भाई इनकी जो सापेक्ष आर्द्रता है ना, इनकी जो सापेक्ष आर्द्रता है, ये आर्द्रता में क्या हो जाता है, वृद्धि होने लगती है। सॉरी, एडियाबेटिक ताप वृद्धि नहीं दोस्तों, एडियाबेटिक ताप इनका क्या होता है, कम होता है। एडियाबेटिक ताप ह्रास होता है, जिसकी वजह से सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है, अधिक होती है। ताप ह्रास क्यों होता है ना, इसको समझना। क्योंकि हमें पता है, आप यदि क्षोभ मंडल में ऊपर बढ़ेंगे, शायद हमने कल भी इस चीज को डिस्कस किया था, हमने देखा था कि वृष्टि छाया प्रदेश कैसे बनते हैं, उस टाइम मैंने इस चीज को बताया था, फिर से बता रहा हूं समझना। क्षोभ मंडल में जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं तो आपको देखने मिलता है कि तापमान में कमी आता है ना, एक हिस्से तक तापमान में कमी आता है क्षोभ मंडल में। इसीलिए क्षोभ मंडल में तापमान में कमी आने के कारण ही हम ये देखते हैं कि 4400 मीटर के ऊपर में हमको क्या देखते हैं, हिम रेखा बन जाती है। अर्थात कोई भी पर्वत जो लगभग 4400-4500 मीटर से ज्यादा का है, वहां पर क्या बनने लगता है, वहां पर जमने लगती है क्या, बर्फ। जैसे हमारा हिमालय का पूरा क्षेत्र, हिमालय की औसत ऊंचाई ही 6000 मीटर है। इसकी वजह से क्या होता है, 6000 मीटर उसकी ऊंचाई है, इसी वजह से हमको देखने मिलता है कि वहां पर बहुत सारे हिमनद हैं। हिमालय में हिमनद इसीलिए है, ठीक है। माउंट केनिया, वास्तव में माउंट केनिया को आप देखोगे तो वो विषुवत वृत्त में ही है, लगभग विषुवत वृत्त में, जहां पर सूर्य का ताप बहुत ज्यादा पड़ता है, उसके बावजूद माउंट केनिया में बर्फ जमा होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि वहां पर तापमान कम हो जाता है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाने से तापमान कम हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा यहां पर एडियाबेटिक ताप ह्रास होगा, और ताप ह्रास होने के कारण क्या होगा, सापेक्ष आर्द्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसका मतलब यहां पर संघनन क्या है, अत्यधिक मात्रा में होगा। संघनन का तात्पर्य क्या है, संघ में आना, संघ में आएंगे। और अगर इनमें संघनन अधिक हुआ, इसका मतलब प्रचुर मात्रा में क्या होगा, बादल का निर्माण होगा। ये जो पवने, जो क्या है, उष्ण आर्द्र पवने हैं, ये पवने अब इस ओर आकर के क्या करेंगी, ये बादलों का क्या करेंगी, निर्माण करेंगी। और ये बादलें, ये क्या होंगी, इनमें संघनन होगा, और अत्यधिक मात्रा में जब ये बादल क्या हो जाएंगे, भारी होने लगेंगे, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अब इनको अपना क्या करना पड़ेगा, इन बादलों को अपना जल छोड़ना पड़ेगा। जब ये बादल बन जाते हैं और इनमें संघनन के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये क्या होती है, इस तरीके से गिरने लगती हैं, तो बादलों के द्वारा इस तरीके से पानी को छोड़ देना और इसका धरातल में वापस आने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं, वर्षण कहते हैं। तो यहां पर हमको देखने को मिला, हमें यह समझने मिला कि ये उष्ण आर्द्र पवनें जो जलीय भाग से स्थलीय भाग में आती हैं, जिसमें सापेक्ष आर्द्रता की वृद्धि के कारण संघनन का वृद्धि होता है। संघनन में वृद्धि के कारण बादल ज्यादा बनेंगे, और बादल क्या होने लगेंगे, भारी होने लगेंगे। तब जाकर के इनको क्या करना पड़ेगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्वयं के जल की बूंदों को छोड़ना पड़ेगा। वही तो वर्षण है। और यही हमको बात किसने समझाया, एडमंड हैली जी ने समझाया कि ग्रीष्म ऋतु में ये क्षेत्र में क्या होगा, ताप प्रेशर कम होगा, इस क्षेत्र में प्रेशर अधिक होगा, और इस तरीके से पवनें जाकर के क्या कराएंगी, वर्षा कराएंगी। कितनी अच्छी बात कही एडमंड हैली ने। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तव में वर्षा क्यों, कैसे होती है, भारत में किस प्रकार से हो रही है। मैं अभी आपको कतई ये चीज नहीं बताया हूं कि भारत में प्रवेश के पश्चात इसका विस्तार कैसे होता है। मैंने आपको अभी इसके बारे में नहीं बताया है। मैंने आपको केवल क्या बताया है, मैंने आपको अभी बताया है कि कैसे भारत में इसका प्रवेश हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ, अर्थात मानसून की उत्पत्ति के बारे में बताया है। शीत ऋतु में मौसम की क्या क्रियाविधि होती है उसको समझे। अभी उत्पत्ति देखें हम लोग, इसका विस्तार बाद में देखेंगे, ठीक है, समझेंगे थोड़ी देर में। शीत ऋतु में क्या होता है, इसी चीज को हम लोग समझ लेते हैं। एडमंड हैली ने शीत ऋतु के बारे में क्या कहा था, देखो। शीत ऋतु में क्या होगा, शीत ऋतु में सूर्य की लंबवत किरणों का आभासी दक्षिणायन हो जाएगा। सूर्य की लंबवत किरणों का आभासी दक्षिणायन, अरे भाई ये वही बात है क्या, ये 21 जून वाला टाइम और ये 22 दिसंबर वाला टाइम, याद करो तो क्या है ये, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। भारत के भौगोलिक परिचय में हमने चर्चा किया है। 21 जून मतलब सबसे बड़ा दिन, क्योंकि सूर्य का उत्तरायण होना, और 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन, मतलब क्या होना, सबसे छोटा दिन दक्षिणायन होना।
अर्थात यहां पर जब ये सूर्य यहां था तो उसका सौर ताप अधिक था। जब 22 दिसंबर की मैं बात करूं, जब सूर्य की लंबवत किरणें आभासी रूप से मकर रेखा में पहुंच चुकी है, तो यहां पर हमें देखने मिलेगा कि सौर ताप की कमी है। क्या होगी? सौर ताप में कमी है, और इसलिए यहां का टेम्परेचर कम है, और इसलिए प्रेशर स्थल में ज्यादा है। स्थलीय सीमा में प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। वहीं दूसरी ओर हिंद महासागर के क्षेत्र में भी क्या होगा? सौर ताप क्या होगा? कम होगा। अगर सौर ताप कम होगा तो वहां पर भी क्या होगा? वहां पर भी वाष्पीकरण तो होगा नहीं। वाष्पीकरण होगा नहीं, अगर वाष्पीकरण नहीं हो रहा है तो शीतलन कम होगा। शीतलन कम होगा तो कंपेरेटिवली, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम वो लोग धधकता आग का गोला बन जाएंगे, भयंकर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, नहीं। कंपेरेटिवली, स्थल के कंपैरिजन में यहां पर तापमान हो जाता है अधिक। तापमान क्या हो जाता है? यहां पर अधिक तापमान हो जाता है दोस्तों, और अधिक तापमान हुआ, इसका साफ मतलब है कि प्रेशर यहां पर क्या हो गया? कम। अब ये बन गया हाई प्रेशर बेल्ट और ये बन गया हमारा लो प्रेशर बेल्ट। तो हमको पता है पवन की दिशा क्या होती है? पवन की दिशा सदैव ही हमें पता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। और इस समय दिशा क्या होनी चाहिए? समझिएगा, दिशा क्या होनी चाहिए, है ना? नहीं रे, दिशा मतलब मैं इस दिशा की बात कर रहा हूं, ठीक है? दिशा, डायरेक्शन, डायरेक्शन। तो यहां से जब आप नीचे की ओर आएंगे तो आपको पता है पवन की दिशा नीचे। फेरल का नियम कहता है ये अपने दाईं ओर मुड़ेंगी। दायां, इस ओर अगर दायां है तो हमें देखने मिलेगा कि ये जो पवनें हैं ये यहां से इस ओर आएंगी। ये देखो, कहीं तो स्पेशल मैं अभी इसको टकराने वाला हूं। ये क्यों भारत में इस तरीके से प्रवेश करवाया? क्योंकि आप किताबों में एक चीज लिखा हुआ पढ़ते हैं कि भारत में ठंड के समय में, शीत ऋतु में क्या होती है? तमिलनाडु में कोरोमंडल तट में वर्षा होती है, श्रीलंका में वर्षा होती है। क्यों होती है, क्या उसकी क्रियाविधि है, वो मैं आपको बाद में बतलाऊंगा, लेकिन अभी आप ये देख करके समझ गए होंगे, है ना? मतलब किस प्रकार से होती है और क्या क्या उसे कहते हैं वो मैं बाद में बतलाऊंगा। अभी आप ये देख करके समझ गए हो कि फेरल के नियम के अनुसार चूंकि अब जो शीत ऋतु में जो पवनें हैं जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आ रही थी, उनकी दिशा में फेरल के नियम के अनुसार इस प्रकार परिवर्तन होता है कि वो तमिलनाडु के तट में क्या होती हैं? तट में टकराने लगती है। इसलिए शीत ऋतु में कोरोमंडल तट में क्या होती है? वर्षा होती है। ये समझ में आ गया होगा आपको। और इनको आर्द्रता कहां से मिलती है भाई? तो इनको आर्द्रता मिलती है बंगाल की खाड़ी से। जैसे यहां पर इसको आर्द्रता मिलती है हिंद महासागर, अरब सागर से, वैसे ही ये जो पवनें हैं इनको आर्द्रता मिलती कहां से है? बंगाल की खाड़ी से, बे ऑफ बंगाल से इनको आर्द्रता मिलती है, और उसी आर्द्रता को तमिलनाडु में क्या करती हैं? गिरा देती हैं। तो ये थी दोस्तों वो बात जो एडमंड हैली जी ने भारतीय मानसूनी जलवायु जो है उससे संबंध में कुछ बातें हमको बतलाई थी, और ऐसा ही होता है, हमको ही पता है। परंतु इनका ये जो इन्होंने ये जो परिकल्पना दी, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया, इस कॉन्सेप्ट में कुछ बातों की कमी देखी गई। बाद में आपस में कुछ विद्वान जो है, ऐसा तो नहीं किसी एक ने कुछ कहा और सबके सब मान गए, बहुत सारे विद्वान भरे पड़े हैं दुनिया में, तो कुछ विद्वानों ने इसमें कुछ कमी निकाला। क्या कमी निकाला उससे संबंधित हम लोग विचार करते हैं, और आप भी उन विद्वानों में से एक पढ़ हो सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा कि इन्होंने इस तरीके की बातें बतलाई है, जबकि कल हमने क्या पढ़ा था? कल मैं आपको पहले ही स्पष्ट रूप से यह बतला चुका था कि भारतीय जलवायु में कौन कौन से कारक हैं जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। उन चीजों के बारे में अब हम लोग दोबारा से विचार करते हैं। आखिर इनके तापीय परिकल्पना में क्या कमी थी? कमियां क्या, इनके लिमिटेशंस थे? पहली बात, तापीय परिकल्पना की क्या क्या थी? कमियां थी। पहली बात, एडमंड हैली जी ने हिमालय की स्थिति को पूरी तरीके से नकार दिया। हिमालय की स्थिति पर इन्होंने बिल्कुल विचार नहीं किया, जबकि भारतीय जलवायु में हिमालय का बहुत बड़ा रोल है। हिमालय ही है जो संपूर्ण भारत को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बना के रखा हुआ है, वरना ऊपरी हिस्सा तो शीतोष्णकटिबंधीय होता। हिमालय जो है ये पवनों की दिशा को बदल देता है, ये पवनों को आगे बढ़ने से रोकता है, या उनको क्या करता है? भारत में आने से भी, प्रवेश करने से भी रोकता है। साइबेरिया क्षेत्र के जितने भी शीत लहरें हैं उसको हिमालय रोकता है। साथ ही साथ भारतीय मानसूनी जो पवनें हैं वो शिवालिक हिमालय तक पहुंचने के पश्चात में वहां पर रुकती हैं, वहां पर भयंकर वर्षा कराती हैं, और तत्पश्चात फिर वो धीरे धीरे वापस होती हैं। तो हिमालय की स्थिति को हम किसी भी स्थिति में नकार नहीं सकते, लेकिन इन्होंने हिमालय के बारे में कुछ नहीं कहा था।
तो ये थोड़ा सा यहां पर क्या हो गया, थोड़ा सा यहां पर विचार करने की हमको आवश्यकता पड़ी। दूसरी बात, इन्होंने तिब्बत के पठार, क्या बोला जाता है इसको, तिब्बत का पठार मतलब कि विश्व का छत बोलते हैं ना। अरे भाई तिब्बत का पठार, इसका ऊंचाई कितना है, 5000 मीटर है इसका ऊंचाई, लगभग 5000 मीटर ऊंचाई है। 5000 मीटर मतलब समझ रहे हो, छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी का ऊंचाई कितना है, कितना है 12-25, गौरलाटा 12-25, इसका ऊंचाई देख रहे हो 5000 मीटर। इसीलिए इसको विश्व का छत कहा जाता है, क्योंकि विश्व के बहुत से ऐसे पर्वत हैं जिनसे भी ये ऊंचा है, उनसे भी ये ऊंचा है। हिमालय को छोड़ दो, हिमालय का तो औसत ऊंचाई ही 6000 मीटर है ना, हिमालय छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर तो 8848 वाला हमारा माउंट एवरेस्ट भी है, लेकिन विश्व के बहुत सारे पर्वतों से भी ऊंचा है तिब्बत का पठार 5000 मीटर। इसका साफ मतलब है कि तिब्बत के पठार जो कि इतना ऊंचा है, जो विश्व का छत कहलाता है, तो कहीं ना कहीं सौरिक ऊर्जा इसको अधिक मिल रही होगी, यहाँ पर सौर ताप अधिक होगा। लेकिन हेली जी ने तिब्बत के पठार के संबंध में कोई बात नहीं कही थी। ये चीज थोड़ा सा निगेटिव इफेक्ट डालता है किसके लिए, तापी परिकल्पना के लिए। उन्होंने इस चीज को कैसे छोड़ दिया, बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात, जेट स्ट्रीम। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जेट स्ट्रीम खोजा गया। ये जेट स्ट्रीम होता क्या है मैं बताऊंगा आपको, कल मैं इसके संबंधित जानकारी आपको दूंगा कि जेट स्ट्रीम क्या होता है, ठीक है। बहुत जबरदस्त चीज है ये जेट स्ट्रीम, है ना। ये जो पवन है, अच्छा आपको अभी अभी एक चीज मैंने बतलाया था कि उत्तरी गोलार्ध से पवनें नीचे आ रही हैं, दक्षिणी गोलार्ध से पवनें ऊपर जा रही हैं। तो जब ये दोनों जा रही हैं तो मिलती क्यों नहीं है, क्यों नहीं मिलती है, इससे संबंध में हम लोग कल चर्चा करेंगे। क्योंकि ये रणबीर कपूर तो नहीं है कि मिलके भी मिल ना सके, तुमसे ना जाने क्यों। ये क्यों क्या है ना, वो मैं कल बता दूंगा आपको। आज केवल जान लो कि नहीं मिलती है। जेट स्ट्रीम जो है इसी तरीके से इनका निर्माण होगा। और ये जो जेट स्ट्रीम है ये किसी भी क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करती हैं, परंतु हेली जी ने इसको भी क्या किया था, नेग्लेक्ट किया था। चौथी बात, अल नीनो और ला नीनो। कल हमने इस पर भी चर्चा किया था। प्रशांत महासागर के क्षेत्र में किस तरीके का क्या होता है, ये गर्म जल धाराएं का निर्माण होता है अल नीनो का, और उसकी वजह से प्रशांत महासागर जो है गर्म होने लगता है। जबकि हमको पता है प्रशांत महासागर का ठंडा होना जरूरी है। हाँ, हिंद महासागर के निकटवर्ती क्षेत्र की बात अलग है। तो ये जो चीज है वो भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है। फिर इसके विरोध के रूप में समझो, इसके ही अपोजिट में क्या होता है, लानिनो का क्या होता है, निर्माण होता है बाद में। और लानिनो के निर्माण के कारण फिर हमको क्या देखने मिलता है, भारतीय मानसून जो है बहुत अच्छी होने लगती है। तो इस तरीके की चीजों को इन्होंने क्या किया था, नेग्लेक्ट कर दिया था, ठीक है। अब जैसा जेट स्ट्रीम मैंने बताया, तो ऊपरी वायु परिसंचरण जो है पूरा जेट स्ट्रीम क्या है, थोड़ा सा ऊपर के हिस्सा है ना, नीचे में भूमंडलीय पवनें जो चल रही होती हैं, जेट स्ट्रीम मतलब ऊपर की बात है। तो ऊपरी वायु परिसंचरण को क्या किया था, एडमंड हेली ने नेग्लेक्ट कर दिया था। उन्होंने केवल नीचे का जो भूमंडलीय जो पवन है ना, केवल उनको व्यापारिक पवनों को उन्होंने तवज्जो दिया था, ठीक है। जो व्यापारिक पवन है केवल उनको तवज्जो दिया था। तो आखिर ऊपरी वायु परिसंचरण को उन्होंने छोड़ा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम लोग देखेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में हमने जाना कि तापीय परिकल्पना क्या है ना, थर्मल कॉन्सेप्ट होता क्या है, और किस तरीके की बातों का वहां पर क्या है वर्णन किया जाता है। यहां से कुछ प्री के क्वेश्चंस कैसे निकल करके आते हैं वो भी हमने देखा। और आप क्या करें, जलवायु से संबंधित, मानसून से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ छोटी छोटी बातें वहां पर पूछी गई होंगी। हो सकता है आपसे अगर वो ना बने तो बिल्कुल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके उसमें क्या करें, मैसेज करें, या व्हाट्सएप ग्रुप में, या मुझे पर्सनल भी व्हाट्सएप कीजिए, और वहां पर आपको आपके समस्याओं का समाधान मिलेगा। तो तापीय परिकल्पना क्या है और उनकी कमियां क्या हैं, किन चीजों को उसमें छोड़ा गया था, इस बात को हमने जाना। कल हम लोग पढ़ना चालू करेंगे जेट स्ट्रीम परिकल्पना क्या है। मैं जेट स्ट्रीम परिकल्पना के साथ साथ भारत में मानसून का विस्तार किस रूप में होगा। अभी तो हमने केवल कह दिया था ना कि ये इधर से आया, यहां पर पानी गिराया, ये इधर से केरल और इस क्षेत्र में पानी गिराया, लेकिन ये भारत में प्रवेश किस प्रकार से करेगा, कैसे कैसे अलग अलग क्षेत्र में वर्षा होगी, क्या होता है आम्र वर्षा, क्या होता है चेरी ब्लॉसम, क्या होता है काल बैसाखी, इसके संबंध में हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू क्लास।